हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अकील अहमद और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर मॉड्यूल नंबर 1 और ये है लेक्चर नंबर 2। जैसा कि लास्ट क्लास में अगर आपने देखा हो तो आपको पता चलेगा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ सेक्शन कवर किए हैं। वो सेक्शन क्या क्या है जो हमने कवर किया है वो आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक देखा है कि जो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली में होता क्या है, कैसे फिजिक्स 11th क्लास की फिजिक्स से किस तरीके से मैकेनिक्स के डिफरेंट ब्रांचेज निकल करके आए हैं और आपको कैसे आपका जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है वो एक रिजिड बॉडी को डील करता है और किस तरीके से वो निकल करके आता है और यहाँ पे किस तरीके से आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कवर करने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज़ को देखा था कि लाइक रिजिड बॉडी क्या होती है, उसके बाद में इलास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। उसके बाद में हमने देखा था कि फोर्स क्या होता है, एक्चुअली फोर्स किस तरीके से बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। जब फोर्स के डिफिनेशंस को आप समझ जाते हैं उसके बाद में आप देखते हैं कि जो फोर्स है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कवर किया था कि फोर्स के एलिमेंट लाइक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सेंस एंड लाइन ऑफ एक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। तो अभी फोर्स का ही जो सेक्शन है इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि फोर्स और उसके कंपोनेंट्स किस तरीके से आप रिजॉल्व करते हैं। सो मूव करते हैं हम। तो देखिए, अगर हम फोर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में बात करने जाएं तो यहाँ पे आपको पता है, लास्ट क्लास अगर याद करें आप तो लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आपने देखा था कि एक कोई फोर्स F है जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है। आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसको अपन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। फ्रॉम व्हिच पॉइंट टू व्हिच पॉइंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है उसको अपन सेंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि जो फोर्स है वो पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा है विद सम एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप थीटा की एंगल लेते हैं तो आपका पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और जब थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लेते हो तो उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ड्रॉ द कंपोनेंट्स, ये हमने देखा था। तो अब हम ड्रा करने वाले हैं कि जो फोर्स का कंपोनेंट्स किस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो एक फोर्स F एक्ट कर रहा है जो किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट आपका आएगा F cos थीटा, दिस इज गोइंग टू बी F cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जिसको हम F sin थीटा कहते हैं, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपका F sin थीटा। मतलब जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपका जो फोर्स वेक्टर प्रेजेंट किया जाता है उसी के रिस्पेक्ट में आप थीटा एंगल कंसीडर करते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में cos थीटा का टर्म निकल करके आता है। अगर आपसे मैं बोलूं कि यहाँ पे आपके पास कोई 2D ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो इस केस में आपको दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक आपको मिल रहा है Fx और एक आपको मिल रहा है Fy। अगर यहाँ पे 3D कंपोनेंट्स होते या 3 डायमेंशनल आपका कोई प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आते एक Fx आता, एक Fy आता और एक Fz आता है। बट हमारे लिए 2D की प्रॉब्लम से तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो फोर्सेज हैं वो आपके x डायरेक्शन में कितना एक्ट कर रहे हैं और y डायरेक्शन में कितना एक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे जो फोर्स है एक्चुअली में कितना एक्ट कर रहा है, तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू a टू b, मतलब जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें कि x कंपोनेंट में फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, अगर आप x कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा Fx, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू F cos थीटा। और अगर आप y कंपोनेंट की बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू Fy इक्वल टू F sin थीटा। अगर हम अब टोटल फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, दो डायरेक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक आपको आएगा Fx i एंड Fy j कैप। ठीक है। अगर आप इसके कंपोनेंट्स की वैल्यूज को रख दें तो Fx इक्वल टू F cos थीटा एंड Fy इक्वल टू F sin थीटा j कैप। तो अब ये देखिए, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये आपका जो फोर्स है दोनों कंपोनेंट्स किस तरीके से आपको यहाँ पे रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें कि ये जो फोर्स है मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, तो जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स वेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको निकल करके आने वाला है समेशन ऑफ Fx का स्क्वायर। लाइक यहाँ पे एक ही एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स काम कर रहा है तो एक फोर्सेज आप इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको Fx Fy के टर्म में ले लेंगे। अगर नंबर ऑफ फोर्सेज यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं तो समेशन ऑफ Fx का स्क्वायर
प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करें कि ये कितने एंगल पे लाई कर रहा है, तो आपको पता है इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है, एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स आप कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बोलें कि जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स हियर एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। तो ये आपको पता चल जाएगा कि जब आपके पास में कोई भी एक फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अगर कुछ एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे। एक कंपोनेंट एफ एक्स की डायरेक्शन में आएगा, दिस इज एफ एक्स, और एक कंपोनेंट आपका एफ वाई के डायरेक्शन में आएगा। इसी तरीके से अगर एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेज अगर लग रहे होते हैं, तो उस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो रिजॉल्व होंगे, जो कि आप आगे जा करके कॉन्करेंट फोर्सेज की एनालिटिकल अप्रोच में देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहाँ तक आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब किसी बॉडी पे सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है तो कैसे आप इसके मैग्नीट्यूड को आइडेंटिफाई कर सकते हो और किस तरीके से आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ आप कंपोनेंट्स के बारे में हमने देख लिया। Now we are going to discuss a very important topic of force. So principle of transmissibility, ये आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर अगर आप देखना चाहें तो जिस तरीके से मोमेंट जब इन्वॉल्व होगा तो मोमेंट का एक प्रिंसिपल आएगा, वेरिगनेंस प्रिंसिपल, उसी तरीके जो फोर्स इन्वॉल्व होता है तो फोर्स का एक प्रिंसिपल आ जाता है, जो कि आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को समझने की कोशिश करें तो आपको पता है कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इट इज गोइंग टू डील विद द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के केस में आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ए पॉइंट पे कोई फोर्स आपका F1 एक्ट कर रहा है, अगर हम इस फोर्स को ट्रांसफ़र करना चाहें किसी दूसरे पॉइंट बी पे या फिर किसी तीसरे पॉइंट सी पे, और अगर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहे और उस फोर्स का डायरेक्शन सेम रहे, लाइन ऑफ एक्शन सेम रहे, तो बॉडी पे जो आने वाला इफेक्ट होगा वो भी सेम रहने वाला है। यहाँ से अगर आपसे बोला जाए कि इस तरीके से हम फोर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि जो पॉइंट ए पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा था, अगर हम उसको पॉइंट बी पे या पॉइंट सी पे विद सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम ट्रांसफ़र कर दें, तो बॉडी पे जो इफेक्ट सिंगल फोर्स यहाँ पे दे रहा था वही फोर्स अगर दूसरे पॉइंट पे आ जाए तो उसका इफेक्ट सेम आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द रिजिड बॉडी। अगर आप डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में इसकी बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल आपका पूरी तरीके से अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। इसीलिए आप जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप फोर्सेस को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, लेकिन जब आप सेकेंड यूनिट में जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूनिट है अगर उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या फोर्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बॉडी का इफेक्ट सेम आ रहा है। अगर कोई बॉडी स्पेस में है उस पर आप एक कोई 10 न्यूटन या 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, किसी और पॉइंट पे लगाएं तो हो सकता है उसका इफेक्ट सेम रहे, लेकिन अगर बॉडी आपकी रियल वर्किंग कंडीशन में है, रियल इन्वायरमेंट में है, तो उस सिचुएशन में आपको लगेगा कि डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में फोर्सेस को ट्रांसफ़र करेंगे तो इफेक्ट सेम नहीं रहेगा। इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये रिजिड बॉडी के अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर रिजिड बॉडी, आपको ये याद रखना है। अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में कोई बात कर लें कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक कैंटिलीवर बीम है आपके पास, इस तरीके से कोई बीम है, या फिर आप कह दें कि एक मासलेस बार है, ठीक है, एक आपके पास में ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, मासलेस बार है, इस पर कोई अपन फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इस पर हम कोई फोर्स लाइक यहाँ पे कोई पी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अब ये पी फोर्स जब हम लगा रहे होंगे तो ये पी पूरा का पूरा जो फोर्स होगा इस थ्रू आउट द लेंथ के रिस्पेक्ट में इस बार को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा होगा। मतलब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये जो बॉडी होगी, ब्लॉक जो होगा आपका, यहाँ पे जो फोर्स पी लग रहा होगा तो इसके इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में फोर्स पी लगेगा। इस वजह से मेंबर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहने वाला है। मतलब यहाँ पे जब आप इस फ्री एंड पे फोर्स लगा करके इस मेंबर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरे थ्रू आउट द लेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस डेवलप होंगे। इस पूरे अगर आप बार की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, और वही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप डिवाइड करके देखते हो तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यूज़ मिल जाएंगी।
P डिवाइडेड बाई A। दिस P इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर हो रहा है, इसीलिए हम P ले रहे हैं। और A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस बार का अपना क्रॉस सेक्शनल का एरिया, लाइक ये वाला जो एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया साइड से देखने पे जो मिलने वाला है, इस एरिया की हम बात करते हैं, ये आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाती है। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेस पूरे बार में डेवलप हो रहा होगा। अगर मैं सेम कंडीशन कंसीडर करूं और ब्लॉक पे मैं बोलूं कि मैं अब जो आपका जो फोर्स लग रहा है या लोड जो लग रहा है उस ब्लॉक के एंड पॉइंट पे ना लग करके हम किसी दूसरे पॉइंट पे लगा देते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने फोर्स को ट्रांसफर किया या जो लोड है इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, अब इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा, वो जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा वो एक पर्टिकुलर डोमेन में जहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स काम कर रहे होंगे, मतलब जब ये मेंबर इस बीच से इसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा तो बस इस साइड वाले जो मेंबर्स के जो फाइबर्स होंगे वही केवल इसके एलोंगेशन को रेजिस्ट कर रहे होंगे। तो अगर इसकी बात हम करने जाएंगे तो जो स्ट्रेस होगा यहाँ वाले वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेस इज नॉन इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन इस वाले सेक्शन की अगर आप बात करने जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में अगर हम फोर्स को ट्रांसफर करें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेम लाइन ऑफ एक्शन के साथ, सेम मैग्नीट्यूड के साथ, सेम डायरेक्शन के साथ, स्टिल इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू बी सेम एज सच एज रिजिड बॉडी। तो अगर आप इसके बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर your rigid body, it may not be applicable for the deformable body। I hope यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर हम आगे बात करें कि एक्चुअली में आपको अभी तक की क्लास में इतनी चीज़ें समझ में आई हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक आप कह सकते हो फीलिंग है जो कि किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किसी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, तो वो क्या करता है, बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। आपने देखा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, नॉट अ सिंगल फोर्स। तो वहाँ से आपने देखा था कि हम फोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। आपने ये सारी चीजें देख लिया था और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इन सारी जो एलिमेंट्स इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। फिर आपने देखा कि जब आप फोर्स जो है उसके एलिमेंट्स को आप कैसे ड्रॉ करते हो, फोर्स के एलिमेंट ड्रॉ करने के बाद में आपको पता चला कि हम फोर्स को अगर ट्रांसफर करें तो क्या आएगा, उसके लिए आपने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं कि जब आपके पूरी तरीके से जो फोर्स है वो पिक्चर में आ चुका है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने फोर्स को ऑब्जर्व कब किया। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन्स के 3 लॉज हैं। आपने अगर देखोगे तो स्कूल लेवल से ही आप ये चीज़ पढ़ते आ रहे हो, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। यहाँ पे आपको ये पता चलने वाला है कि न्यूटन का एक्चुअली में जो लॉज हैं वो किस तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। अब देखो, अगर आपसे फर्स्ट लॉ की बात किया जाए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो सभी को ये बिल्कुल से रटा पड़ा रहता है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट विल ऑलवेज रिमेन इन द सेम कंडीशन और इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल ऑलवेज बी इन द सेम कंडीशंस अनटिल अनलेस अ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका क्या मतलब है, अगर आपसे ये बोला जाए कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, ये रेस्ट की कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है, मतलब अगर आप यहाँ पे बोलना चाहें कि इसकी वेलोसिटी 0 है, एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बोला जाए कि ये जो ब्लॉक है इस पे वेलोसिटी आपका नॉन इक्वल टू 0 है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। अगर आपको मैं कुछ ऐसा बताऊं कि इस सिचुएशन में अगर आपसे बोला जाए कि जो बॉडी पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, लाइक ये वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये एक्सीलरेशन आपका 0 है, और तो इसको अपन यूनिफॉर्म मोशन। और तीसरा केस अगर आपसे बोला जाए कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट और जो एक्सेलरेशन आपकी यहाँ पे नॉन जीरो, तो ये 3 केसेस बन सकते हैं। इसमें आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कोई बॉडी 3 कंडीशंस में रह सकती है, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, तो जब बॉडी रेस्ट में होगी तो इस पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होंगे उसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन में है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। दूसरा क्या है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब आपने एक फोर्स लगा करके उसको एक मोशन दे दिया, उसके बाद वो उसी वेलोसिटी को पूरी तरीके से थ्रू आउट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेंटेन करके रखता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी है। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स है, अगर ये इसकी वैल्यू अगेन 0 होगी, एक फोर्स आपने इनिशियल कंडीशन में जो उसको मिल गया था उसी वेलोसिटी से वो मूव करती जा रही है, जब तक एक्सीलरेशन में चेंज नहीं आएगा तब तक फोर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है यहाँ पे।
तीसरे केस में बोला जा रहा है कि आपने देखा जो वेलोसिटी है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और वेलोसिटी जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो आप उसी को तो एक्सेलरेशन कह देते हो कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होगी ये नॉन इक्वल टू जीरो होगी। तो आपने कहाँ पे देखा, कहाँ कहाँ फोर्स नहीं आएगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इस सिचुएशन में भी बॉडी पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। बॉडी अगर आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट लॉ आपको बता देता है कि कहाँ पे फोर्स जो आपने पढ़ा, ये फोर्स कहाँ पे एक्चुअली में निकल करके आता है। आपको पता चल गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको फोर्स पता चल गया कि ये आता है, और वेलोसिटी जो बॉडी का कोई मास m था जो कि कांस्टेंट मास था, और ये मास विद रिस्पेक्ट टू सम वेलोसिटी मूव कर रहा था। तो अब आपको सेकंड लॉ जो है न्यूटन का वो बताएगा कि ये जो फोर्स है आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इसका एक फार्मूला कैसे ड्राइव करोगे। तो सेकंड लॉ जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी की अगर हम बात करने जाएं, इस बॉडी का कोई मास m है, इसकी कोई वेलोसिटी b है, ये मास m वेलोसिटी b के साथ ये मूव कर रहा है। तो आपने देखा कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो तो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी पिक्चर में आ जाती है। तो यहाँ पे आपको तीसरी क्वांटिटी निकल करके आती है जो कि लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ से बता दिया कि फोर्स कहाँ पे आएगा। सेकेंड लॉ आपको ये बताता है कि जब ये फोर्स आ चुका है तो वो कैसे आप फोर्स वो कैलकुलेट कैसे करोगे। तो ये फोर्स की कैलकुलेशन की जब बात करते हैं, द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स इस बॉडी के ऊपर अब लग गई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो डी बाई डी टी, और यहाँ पे आपको पता है लीनियर मोमेंटम एम डी बी। अब इसके दो इक्वेशंस बन जाएंगे, एक आपको मिलेगा एम डी बी बाई डी टी और एक आपको मिलेगा लाइक बी डी एम बाई डी टी। दो चीज़ें आपको मिल गई। मतलब ये मास्टर इक्वेशन अगर है तो इसके दो केसेस बन सकते हैं। केस वन क्या बनेगा इसका, अगर केस वन की आप बात करें कि जो ब्लॉक है उसका मास कांस्टेंट है, m इज कांस्टेंट, मतलब मास इज नॉट गोइंग टू बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर इसकी बात करें तो हम देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, मतलब जीरो है। तो इस सिचुएशन में आपको पता है ये जो सेकंड वाला सेक्शन होगा ये आपका नलीफाई हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, अगर एफ वैल्यू की बात करने जाएं तो फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू एम डी बी बाई डी टी, ये बचेगा। और आपको अगेन पता है कि जब दो फंडामेंटल या फिर दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो तीसरी क्वांटिटी का जन्म होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे तीसरी फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होगा जिसको अपन कहेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ये जो मास्टर इक्वेशन आपको मिल रहा है एफ इजकल टू एम ए, ये आपको बार बार आप देखते हो, ये बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है और आप अपनी जो मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हो वहाँ पे यही बार बार इक्वेशन आप यूज करते हो, ठीक है। अगर ये मास्टर इक्वेशन 1 है तो ये आपका 2 हो जाएगा, और आपको इसी की ज़रूरत नॉर्मली पड़ती है क्योंकि जो ब्लॉक होता है नॉर्मली बोल दिया जाता है कि ब्लॉक का जो मास है वो कांस्टेंट है। लेकिन कुछ केसेस आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट नहीं होता है। उसको अपन देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप केस 2 की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो गोइंग टू बी जीरो। अब ये कंडीशन आपको दिख गया। इस कंडीशन में अगर आप बोले पहले इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे तो ये वाला सेक्शन जो होगा ये जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो फोर्स का इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हियर बी डी एम डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये जो डी एम डिवाइडेड बाई डी टी है इट इज़ नथिंग बट मास फ्लो रेट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका मास फ्लो रेट है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, आप ऐसे केसेस आप सोचो कि जहाँ पे जो मास है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। मतलब मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर आप नॉर्मली कोई ऐसी रॉकेट जब लॉन्च हो जाती है तो वो फ्यूल लेकर के जाती है, और अगर उस सिचुएशन में आप देखेंगे तो जो मास है
वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉप कर रहा होता है। मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉप जब करता है, ये ड्रॉप करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पता है कि आपको ये वाला केस लगने वाला है। दूसरे केस की अगर अपन बात करें कि कोई एक ओपन सी कोई एक ट्रॉली जा रही है, उस पर कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें बढ़ता जा रहा है। इस सिचुएशन में भी आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगा। तीसरे केस की अगर अपन बात करें कि आपने कोई आइस ब्लॉक ले लिया और उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप उसको खींचते लेके जा रहे हैं, और इस सिचुएशन में आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आइस ब्लॉक है इसका जो मास होगा वो ड्रॉप करेगा, तो यहाँ पे भी ये केस अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बस केस 1 की बात करता है। इसीलिए आपको नॉर्मली जो F = ma, यही जो स्कूल लेवल पे आप पढ़ते आ रहे हो तो इसी की ज़रूरत पड़ती है। और जब बच्चे एडवांस लेवल की स्टडीज़ कर रहे होते हैं, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, जब टरबाइन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे मास फ्लो रेट के बारे में बात किया जाता है, तो वो अलग केस हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड आपने कंडीशन देख लिया कि फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताता है कि भाई फोर्स आएगा कहाँ पे। आपने बताया नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो फोर्स आएगा। दूसरा आपने बताया कि जब फोर्स आ चुका है तो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो कैलकुलेट करने के लिए देखा गया कि फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने दो इक्वेशन बनाया, एक में मास कांस्टेंट था, एक में वेरी कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दो केसेस से दो इक्वेशन मिल गया। बट आपके लिए ये जरूरी है F = ma। ठीक है, लेकिन बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस की हम बात करें तो इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली नॉर्मली नहीं है, क्योंकि आप जो ब्लॉक है वो केवल आपका जो सिलेबस का पोर्शन है, केवल स्टेशनरी कंडीशंस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली है। जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करना है, सपोर्ट रिएक्शन से या फिर रिएक्शन निकालने हैं, उसके बाद में आपको एंगल बताना है, फोर्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो आपको मोशंस की एनालिसिस एक्चुअली में करनी नहीं है, बट सिलेबस का ये पार्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसलिए ये चीज़ें डिस्कस कर ली गई है। बट इस पे बेस्ड नॉर्मली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर आगे बात करें तो अब आपके पास न्यूटन्स का थर्ड लॉ आ जाएगा। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है, देखो यार, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताएगा कि अगर आपने जब बॉडी पे फोर्स लगा दिया, ठीक है, जब बॉडी पे फोर्स लगा दिया तब क्या होगा, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे होते हैं, जैसे ये बंदा इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में फोर्स इसकी बॉडी पे भी लगेगा। अगर ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, तो यहाँ पे अगर ये फोर्स F2 एग्जर्ट कर रहा है तो इस पे जो फोर्स F1 आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये अगर F1 फोर्स है तो इसका जो रिएक्टिव फोर्स होगा ये F2 आ रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो हमेशा एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट में रिएक्शन होता है। बट केस क्या होता है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द टू डिफरेंट बॉडीज। सेम बॉडीज के ऊपर कभी भी एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेज एक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका जो गेम है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है। आपके सिलेबस में बस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसीलिए हम इस पर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। बट अगर हम आगे बात करें कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपको फोर्सेस के बारे में पता चल गया, हमें फोर्स की पूरी एनालिसिस करनी है, तो हम अब आगे देखते हैं कि एक्चुअली में जो फोर्स है वो फोर्स सिस्टम कब कहलाएगा, फोर्स इंडिविजुअली फोर्स क्या है, उस फोर्स सिस्टम को आप क्लासीफाई कैसे करोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम देखने वाले हैं कि कोई फोर्स कॉन्करेंट फोर्स कब होगा, कोई नॉन कॉन्करेंट फोर्स कब होगा, कोई प्लेनर फोर्स कब है, कोई नॉन को प्लेनर फोर्स कब होगा। ये चीज़ें आप देखने वाले हैं अगली स्लाइड्स में। तो अभी देखते हैं कि जब आपने देखा कि आपको पता चल गया कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स आ रहा है, अब ये फोर्स आ चुका है और इस बॉडी के ऊपर मैं अगर बताऊं कि कोई यहाँ पे कोई एक फोर्स F एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास कुछ दिया हुआ है m, और यहाँ पे अगर आप देखने जाएं तो ग्रेविटी दिया हुआ है, और ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस आपकी स्मूथ दी हुई है। ठीक है, ये आपकी सरफेस जो है स्मूथ दिया हुआ है। आपसे जनरली पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस ब्लॉक के फोर्स को देखने जाएंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप प्लॉट करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम जब आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होगा, और जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन जो इस पे लग रहा होगा वो n लग रहा होगा, और उसके इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा होगा। अगर इस सिचुएशन की हम बात करें और आपसे बोलें कि यहाँ पे कितने फोर्सेज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले पूछोगे कि आपका सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब कि वो रीजन जहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो। अगर आपसे बोला जाए
कि ये जो ब्लॉक है ये हमारे लिए सिस्टम की तरीके से एक्ट कर रहा है। लाइक अगर इस ब्लॉक की बात किया जाए और ये बोला जाए कि ये जो ब्लॉक है हमारे लिए सिस्टम की तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इस ब्लॉक में अगर आप फोर्सेज देखने जाएंगे तो आपको पता चल रहा है कि एक एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, एक डब्ल्यू वेट एक्ट कर रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। मतलब जब किसी ब्लॉक के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेज एक्ट करते हैं तो उसी को ही हम फोर्स सिस्टम कह देते हैं। ये फोर्स सिस्टम तब कहलाता है जब किसी ब्लॉक के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। और आपने यहाँ पे देख लिया, एक हमने फोर्स अप्लाई किया, दूसरा ग्रेविटी की वजह से उसका वेट एक्ट किया, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन आया। अब देखो जो डब्ल्यू वेट एक्ट कर रहा है, इसका अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन आपका एन नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक सिंगल बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो डब्ल्यू जो है आपका एक्टिव फोर्स है जो इस ब्लॉक को मूव करना चाहता है, और एन जो है आपका रिएक्टिव फोर्स है जो इस ब्लॉक को रोक के रखना चाहता है। तो इस सिचुएशन में अगर अपन बात करें तो डब्ल्यू एक्टिव है, एन रिएक्टिव है। लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा जो ब्लॉक सी जी के रिस्पेक्ट में वेट लगा रहा है उसका जो रिएक्शन होगा वो अर्थ सरफेस के सेंटर पे लग रहा होगा। ठीक है, ये हो रहा होगा। तो इसलिए आप कभी भी W और N में कंफ्यूज नहीं होना। ये एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेज होते हैं। एक्टिव जो ब्लॉक को मूव करना चाहता है, रिएक्टिव फोर्स जो ब्लॉक को रोकना चाहता है। तो ये आपने देख लिया, स्मूथ सरफेस है इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, वरना अगर ये रफ सरफेस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है तो F के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में एक कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होता। तो ये आपको आई थिंक इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि फोर्स सिस्टम, आप तभी किसी सिस्टम को फोर्स सिस्टम कहेंगे जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम। ठीक है, देखो अब फोर्स सिस्टम की अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें कि ये फोर्स सिस्टम आपका किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो देखो यार, फोर्स सिस्टम का मतलब यही है कि जब एक बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं तो उसको फोर्स सिस्टम कहा जाता है। तो वो जो फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं वो सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में लग सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में भी लग सकते हैं। तो अगर किसी बॉडी पे सिंगल प्लेन पे सारे के सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं तो उसको अपन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास कोई बॉडी है और इस पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेज आ रहे हैं, यहाँ पे आपका कोई F1 फोर्स आ रहा है, यहाँ से मैं बोलूँ कि F2 फोर्स आ रहा है, इस डायरेक्शन से कोई F3 आ रहा है, यहाँ से कोई F4 आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, जो कि आपको सारे के सारे फोर्सेस दिख रहे हैं सामने से आते हुए। लेकिन अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट की बात कर लूँ, ये कंडीशन अगर आपसे बता दिया जाए कि ये 3D ऑब्जेक्ट है कोई, और अब यहाँ पे मैं फोर्सेस को कंसीडर करना शुरू करूँ तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होंगे ये आपका अगर एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, अगर ये जेड डायरेक्शन की अगर अपन बात करें, लाइक ये इस तरीके से अगर हम बात करने जाएँ तो आपको पता है इस पर जो फोर्सेज लग रहे होंगे, कोई इस डायरेक्शन से लग रहा है, कोई पीछे के फेस पे अगर फोर्स लग रहा होगा, कोई कहीं किसी और डायरेक्शन से लग रहा होगा, तो इसको आप देखेंगे ये 3D स्पेस में काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप फोर्सेस को देखेंगे तो ये आपकी कहलाएंगी नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का मतलब है कि एक ही प्लेन के ऊपर सारे के सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे, और नॉन कोप्लेनर फोर्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे फोर्सेज आपके एक्ट कर रहे हैं। तो दूसरा केस आपका नॉन कॉन्करेंट का है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस करने वाले नहीं है, बट एक बारी हम बस देख लेंगे बेसिक कि एक्चुअली क्या होता है ये। तो हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। किसी भी बीटेक स्टूडेंट्स को अगर आप देखेंगे, चाहे वो मैकेनिकल का हो या किसी भी ब्रांच का हो, CS, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच के आप हो, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और इस सब्जेक्ट में अगर आप सिलेबस देखने जाएंगे तो केवल जो सिलेबस है आपका वो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का सिलेबस है। ठीक है, अब इस कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को अगर हम आगे प्रोसीड करें, इसको समझने की कोशिश करें कि इसको कैसे कैसे अपन क्लासीफाई करते हैं, तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो पैरेलल फोर्स सिस्टम है, दूसरा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तीसरा नाइदर पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, और फोर्थ फोर्स की अगर अपन बात करें तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम है। सिमिलरली अगर आप 3D या नॉन कोप्लेनर फोर्सेस की बात करें तो ये भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड है: कोप्लेनर, योर पैरेलल, कॉन्करेंट, नीदर पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट एंड कोलिनियर फोर्स सिस्टम। जो कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम ये आपका पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगेन ये पॉसिबल होता तो जाकर के ये आपका अगेन ये जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो ये कोप्लेनर सिस्टम ही बन जाता है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को जो कि क्लासीफाई किया जाए, अगर यहाँ पे आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि जो फोर्सेज हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को अगर आप डिफाइन करने जाओगे तो बोलोगे कि इफ़ ऑल द फोर्सेज आर एक्टिंग इन अ सिंगल प्लेन
इट इज कॉल्ड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब ऑल द फोर्सेज आर एक्टिंग इन अ सिंगल प्लेन, ये कॉमन रहेगा। अगर पैरेलल फोर्स सिस्टम है तो आप बस आगे ऐड कर दोगे, इफ ऑल द फोर्सेज आर एक्टिंग इन अ सिंगल प्लेन एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑल द फोर्सेज इज इक्वल, तो इस कंडीशन में जो फोर्स सिस्टम आपके आ रहे होंगे उसको पैरेलल फोर्स सिस्टम कहेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे कोई बॉडी पे एक कोई फोर्स ए पॉइंट पे कोई एफ फोर्स लग रहा है, कोई पॉइंट बी है इस पे कोई फोर्स अगर आप देखने जाएं तो एफ फोर्स कोई पॉइंट बी पे लग रहा है, सी अगेन कोई फोर्स एक्ट कर रहा है सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो आप अगर देखने जाएंगे तो ए बी और सी के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये तीनों फोर्सेज आपके पैरेलल एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा फोर्स सिस्टम जिसमें सारे के सारे फोर्सेज एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, तो ये कंडीशंस जो होता है आप उसको पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं। यहीं पे मैं बता दूं कि जब पैरेलल फोर्सेज सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा तो उसको लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं। लाइक पैरेलल मतलब सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, और जब कोई अपोजिट आ जाए तो अनलाइक फोर्स सिस्टम कहा जाता है या अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप पैरेलल फोर्स सिस्टम, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे अगर केस की बात करें तो दूसरा है आपका कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। पहला पैरेलल है, दूसरा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, अगर इसको आप डिफाइन करने जाओ तो आपके पास कोई बॉडी है, इस पे जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे होते हैं, अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखेंगे तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो सेम पॉइंट से अगर पास हो रहा हो तो इसको अपन योर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। मतलब अगर आपके पास यहाँ F1 कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा कोई फोर्स इस तरीके से F2 एक्ट कर रहा है और अगेन इसको हम एक्सटेंड कर दें तो यहाँ से जा रहा होगा, तीसरा कोई फोर्स अगर मैं बोलूँ कि F3 एक्ट कर रहा है और ये भी अगर एक्सटेंड करें तो इसी पॉइंट से निकल रहा है। फोर्थ फोर्स की अगर मैं बात करूँ कि F4 फोर्स एक्ट कर रहा है और अगेन इसका जो लाइन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम निकल करके आता है। मतलब सारे के लाइन ऑफ एक्शन अगर आप आगे एक्सटेंड करें और एक पॉइंट पे जा करके मीट करता है तो इस तरीके के जो फोर्सेज होती हैं उसको अपन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखो नीदर पैरेलल नॉन कॉन्करेंट, इसका क्या मतलब है। अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे जब फोर्सेस लग रहे होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में लग रहे हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि F1 फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, F2 कहीं यहाँ पे एक्ट कर रहा है, F3 कहीं यहाँ पे एक्ट कर रहा है, F4 कहीं ऐसे एक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी सिमिलरिटीज नहीं दिख रही, ना तो ये पैरेलल में है ना ही किसी एक सिंगल पॉइंट पे जा करके मीट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन की अगर अपन बात करेंगे तो इसको अपन बोलते हैं नीदर पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इफ ऑल द फोर्सेज आर एक्टिंग हाइपोथेटिकली इन एनी डायरेक्शन इट इज नॉट गोइंग टू मीट एट द सिंगल पॉइंट, तो ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा ये आपके नीदर पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की प्रॉब्लम होंगी। अब देखिए फोर्थ केस जो है आपका वो आप देखने चाहें अगर, तो जो फोर्थ केस है ये आपका कोलिनियर फोर्स सिस्टम का है। ठीक है, ये तीसरा था अगर आप इसकी बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब कोलिनियर फोर्स सिस्टम का क्या मतलब है कि यहाँ पे जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे सारे के सारे फोर्सेज एक लाइन में एक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है, अगर मैं बताऊं कि आपके पास किसी ए पॉइंट पे कोई फोर्स F1 एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये ए पॉइंट है। अगर हम बी पॉइंट की बात करें, यहाँ पे जो कोई फोर्स है आपका वो F2 एक्ट कर रहा है एट बी पॉइंट। सी पॉइंट की हम बात करें अगर, तो यहाँ पे कोई एक फोर्स F3 एक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए, अगर मैं इसको बताऊं कि यहाँ पे तीनों फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे तो सारे के सारे फोर्सेज एक लाइन में एक्ट करते हैं। तो जब सारे के सारे फोर्सेज एक ही लाइन में आ जाएं तो उसको अपन कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहेंगे, कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहेंगे। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताऊं कि इन चारों जो फोर्सेज आपने पढ़ा है इसको अगर हम फिर से केवल दो पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो आप इसको देखिए कैसे आप समझ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और ये कोलिनियर फोर्स सिस्टम है, इन दोनों को आप अगर देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सारे फोर्सेज आकर के इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट O है, यहाँ पे सारे आकर मीट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इन फोर्सेस की बात करें तो ये भी कहीं किसी पॉइंट पे आकर के सारे मीट कर रहे होंगे। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉब्लम है कॉन्करेंट की प्रॉब्लम और ये कोलिनियर, ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं कॉन्करेंट बनने वाला है। मतलब अगर मैं आपसे बताऊं कि जो फोर्स 2 and 4 है इसको मैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कह दूं, कॉन्करेंट कोलिनियर कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कह दूं तो इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। सिमिलरली अगर आप इसको दोनों को कैटेगरी को डिफाइन करो तो ये ना तो किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं जाकर के आगे, तो ये आपके नॉन कॉन्करेंट की प्रॉब्लम बन जाएंगे। मतलब 1 and 3 जो है आपका, इसकी अगर अपन बात करने जाएंगे तो ये आपको नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की प्रॉब्लम बन जाएगी। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए।
कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम सारे के सारे फोर्सेज एक पॉइंट से पास हो रहे होंगे। तो जब सारे के सारे फोर्सेज एक पॉइंट से पास हो रहे होंगे तो इस वाले केस में आप कभी भी मूवमेंट कैलकुलेट नहीं करोगे। मतलब नॉर्मली क्या होगा, जैसे यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप मूवमेंट देखने की कोशिश भी करोगे तो वो जीरो आएगा। तो जब तक आपको प्लेनर कॉन्करेंट की प्रॉब्लम्स पड़ रहे होंगे तब तक आप रिजल्टिंग फोर्स की बात करेंगे, केवल फोर्स निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन साथ में आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन जैसे आप नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की बात करने लग जाओगे तो आपको पता है कि जब दो फोर्सेस एट डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे होते हैं तो किसी थर्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो मूवमेंट दे रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज अगर आप देखने जाएंगे तो जो इफेक्ट आएगा वो रिजल्टेंट भी आएगा, साथ साथ में मूवमेंट भी आएगा। और इस वाले कॉन्करेंट की बात करेंगे तो केवल यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स और उसकी डायरेक्शन ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट के साथ मूवमेंट भी आ जाएगा। तो सबसे पहले अगली लेक्चर जो होगा हम इसमें कवर करने वाले हैं कि जो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है ये आपका किस तरीके से किसी बॉडी के ऊपर लग रहे होंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अपन आगे की तरफ मूव करेंगे। देखो, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को अगर आप डिफाइन करने जाएं तो बोला जाएगा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम रिफर्स टू अ collection of force that act on a single plane and have common point of intersection। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप और समझना चाहें कि all the forces in a system lie in the same plane and their line of action intersect at a single point। इसका क्या मतलब है, आप इसको समझने की कोशिश करो। लास्ट क्लास में जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि सारे के सारे फोर्सेज किसी सिंगल पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे होंगे और वो सेम प्लेन में होंगे, तो ये आपकी कोप्लेनर कॉन्करेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। और कोप्लेनर कॉन्करेंट के केस में आपको दिखेगा कि मूवमेंट नहीं आएगा, तो इसमें जो नेट इफेक्ट आएगा बॉडी पे वो रिजल्टेंट फोर्स की प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं जब वो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा तो किस तरीके से बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। वो अगर आप देखने की कोशिश करें कि जो बॉडी है उसकी स्टेट को किस तरीके से ये फोर्सेस चेंज कर सकते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अभी तक देखा था या तो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होगी या फिर मोशन में होगी, दो कंडीशन होता है। अब रेस्ट की कंडीशन कब होगी, इसी को अपन नॉर्मली इक्विलिब्रियम की बात कर देते हैं। और इस इक्विलिब्रियम के मेंटेन करने के लिए अगर हम देखने जाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि हम 2D की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन y डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। ये आपको अगर कंडीशन मिल जाती है, इसी को अपन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपन मोशन की बात करें तो ये नॉन इक्विलिब्रियम की कैटेगरी आएगी। और नॉन इक्विलिब्रियम में अगर आप देखने जाएंगे तो तीन तरीके की मोशन आ सकती है। एक आपको मिलेगी प्योर ट्रांसलेशन, एक आपको मिलने वाली है प्योर रोटेशन, और तीसरी आपको मिलेगी जनरल मोशन, जिसको T+R मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर कोई बॉडी है कॉन्करेंट की प्रॉब्लम्स है तो उसमें किस तरीके की मोशन हो सकती है। इसको देखिए, अगर प्योर बॉडी में प्योर ट्रांसलेशन का मतलब है कि रिजल्टेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब रिजल्टेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो बॉडी में प्योर ट्रांसलेशन होगा। अगर कॉन्करेंट की प्रॉब्लम है तो आपको पता है इसमें मूवमेंट आएगा नहीं, और मूवमेंट की वजह से ही बॉडी में रोटेशन की टेंडेंसी आती है। तो ये अगर देखेंगे प्योर रोटेशन और जनरल मोशन की कैटेगरी, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है जब तक मोमेंट नहीं आएगा तब तक इस बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके की रोटेशन ऑब्जर्व नहीं हो सकती है। तो अब देखते हैं, अगर आपसे नॉर्मली बताया जाए कि इस तरीके से कोई सा भी एक ब्लॉक है आपके पास और इस ब्लॉक पे डिफरेंट डायरेक्शन से कोई फोर्स लग रहा है, लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आपको पता है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जो एफएक्स की डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ये बॉडी आपकी प्योर ट्रांसलेशन की कैटेगरी में आ जाएगी। प्योर ट्रांसलेशन होगा क्योंकि 50 न्यूटन के साथ में पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। सिमिलरली अगर हम दूसरे केस की बात करें कि आपके पास कोई ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, इसमें आपने अगेन 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इस तरफ से आप 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो अगेन आपको रिजल्टेंट जो फोर्स मिल रहा होगा 50 न्यूटन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब मैं किसी और डायरेक्शन से लाइक यहाँ पे 200 न्यूटन का मैं फोर्स लगा देता हूँ, तो अब क्या होगा, आपको पता है कि जो 100 और 50 वाला ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा और जो 200 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको ये पता है कि ये वो जो फोर्सेस दोनों ही एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे, तो ये ना तो एक्स में जाएगा ना वाई डायरेक्शन में जाएगा, जो ब्लॉक होगा कुछ इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। और ये किस
फोर्स के साथ में मूव करेगा तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, और ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करना ही अब आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया और साथ साथ में कितनी डायरेक्शंस में, किस एंगल के साथ में ये मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन से, अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो कितने एंगल पे ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। मतलब रिजल्टेंट क्या होगा और ये थीटा क्या होगी। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि आप इसको कैलकुलेट करिए कि मैं अगर ये तीन फोर्सेज जो इस बॉडी के ऊपर, ये 100 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 200 न्यूटन ये एक्ट कर रहे थे, अगर इन फोर्सेज को हटा करके मैं एक केवल रिजल्टेंट फोर्स लगा दूं और इस बॉडी का सेम इफेक्ट देखना चाहूं, तो वो हमारा अब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अगली स्लाइड जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो फोर्सेज हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट अप्रोच क्या है, इसको कैसे कैसे आप अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, कैसे आपकी जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, या फिर आपसे ट्रायंगल मेथड है, या फिर पॉलीगॉन मेथड है, एनालिटिकल अप्रोच है, या फिर लामीज थ्योरम है, कैसे आपका अप्लाई होने वाला है, और वहाँ से आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो फोर्सेज हैं वो किस तरीके से आपकी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे। सो होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा।